अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और ये जो आपकी एक्सरसाइज है 7.2 वेक्टर से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होगा पूरी एक्सरसाइज का, इस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। रेशियो फार्मूला फॉर फाइंडिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन अ वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको एक वेक्टर दिया हो, जैसे ये वेक्टर है ना, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट को लोकेट करने वाला वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है जो उसकी लोकेशन को लोकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आपने इस पोजीशन वेक्टर का जो है वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, और इसके साथ आपको एक वेक्टर ए दिया हो और बी, ये आपको गिवन हो ए और बी वेक्टर, और ये जो पी है ये कुछ आपको इस तरह से दिया हुआ हो कि वो ए बी को लाइन जो ज्वाइन कर रही है, लाइन उसके बीच में है कि ये मिड पॉइंट भी हो सकता है और अदर देन मिड पॉइंट भी है, कि किसी रेशियो में, देखिए एम एन का मतलब है किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये 1:1 रेशियो भी हो सकती है, 2:3 डिफरेंट रेशियो हो सकती है। इनके ऊपर हम सारी ये क्वेश्चंस करेंगे कि डिफरेंट रेशियोज के ऊपर हम इस पी पॉइंट का को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वेक्टर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एम एन के बारे में आपने याद रखना कि ये रेशियो होगी किसकी, ए और बी वेक्टर को ज्वाइन करने वाली लाइन की। ठीक है, तो ये जो आपके पास सारा लिखा है इसमें यही सारा कुछ बताया गया। अब आपने इसका सिर्फ फार्मूला याद रखना है, और वो फार्मूला है ये। देखिए, ये वही आर वेक्टर है जो आपने फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पी का जो है पोजीशन वेक्टर है, जो उसको उसकी पोजीशन को लोकेट कर रहा है। ये वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन और एम के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये रेशियो होगी जो आपको गिवन होगी। ठीक है, ये रेशियो होगी, और ए बी आपको वेक्टर गिवन होगा, जो भी वेक्टर गिवन होगा वो हम यहाँ लगा देंगे और ये फार्मूला होगा। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो पॉइंट है इसके बारे में यहाँ दो किस्म की बातें कही गई हैं, तो आपको जो है वो पॉइंट्स कहे गए होंगे। एक तो ये कि पी पॉइंट जो है वो अगर ए बी लाइन के ऊपर है तब उसको कहते हैं कि ये आपके पास इंटरनली है, इंटरनली उस पॉइंट के ऊपर है, और ये पॉइंट आगे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि लाइन तो ये इसको ज्वाइन करेगी ना, लाइन यही ज्वाइन करेगी। पॉइंट एक्सटर्नली है, ए बी से एक्सटर्नल पर है, बाहर रह के ही, लेकिन यहीं से गुजरेगा ना, तो हम इसकी हेल्प से, इस रेशियो की हेल्प से इस वेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बस आपने ये याद रखना कि क्वेश्चन में ये आपको गिवन होगा कि जो व्हेन द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी को पी पॉइंट किस तरह डिवाइड कर रहा है रेशियो एम एन में एक्सटर्नली। जब तक एक्सटर्नली दिया होगा तो आपने ये लगा देना, बस आसान सी बात है। और जब यहाँ पर इसी जगह पर आपको अगर इंटरनली दिया हुआ है तो फिर आपने इस फार्मूले को, ये बल्कि लिखा हुआ है, ये फार्मूला इसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस लगा देना, सिंपल माइनस फॉर एक्सटर्नली और इंटरनली के लिए आपने प्लस लगा देना है। तो आपके पास जो 7.2 एक्सरसाइज है उसकी मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं। ठीक है, इस फार्मूले के ऊपर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.12 के फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज इफ ई एफ इज इक्वल टू एच जी एंड ई एच इज इक्वल टू एफ जी। तो क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ ये है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है, उसका नाम ई एफ जी एच है, और गिवन इन्फॉर्मेशन ये है। ठीक है, उसके बारे में ये बताया गया है कि उसकी ये साइड्स आपस में इक्वल है। आपने एक बात याद रखनी है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन से टाइप की है, तो ये याद रखें कि क्वाड्रिलेटरल जो होती है वो कोई भी 4 साइडेड फिगर होती है। जैसे आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, तो ये सारी क्वाड्रिलेटरल है। तो इनमें से ये वाली कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको गिवन था वो ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ई एफ जी एच, और साथ में आपको गिवन है कि जो ई एफ इसकी साइड है वो इक्वल है एच जी के इक्वल, और दूसरा जो गिवन है ई एच जो है वो आपके पास ई एफ जी के इक्वल है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने बताना है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इस तरह से बना लेते हैं फिगर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी 4 साइडेड जो फिगर हो वो आपके पास क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। ठीक है, एनी 4 साइडेड फिगर। इसमें अगर हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तो ये ई एफ जी एच, ये इस तरह से आपने इसका नाम रखना है। जैसे यहाँ से मूव कर रहा है ई एफ, ई के बाद एफ जी एच। अब यहाँ गिवन क्या है कि जो ई एफ है ये वाली जो साइड है वो एच जी के इक्वल है, और ये जो ई एच है ये वाली जो साइड है ये एफ जी के इक्वल है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फिगर पैरेललोग्राम बनेगी, क्योंकि आपने याद रखना है अगर हमें यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन के साथ किसी भी किस्म की डायगोनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती तो हम डिसाइड कर सकते थे। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर आपको ये गिवन होता कि दोनों के डायगोनल भी इक्वल हैं, अगर डायगोनल इक्वल हो तो वो आपके पास रेक्टेंगल बन जाती है। और स्क्वायर के बारे में आपको पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये स्क्वायर तो नहीं था। ठीक है, और रेक्टेंगल भी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए हमें फिर साथ गिवन होगा कि डायगोनल इक्वल है। अगर सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास पैरेललोग्राम है। तो आपने इसका आंसर लिखना है। आप
मैंने इसका आंसर लिख दिया। अब आपने यहाँ ये बताना है सिर्फ कि एज बाय यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन ओनली पैरेलल साइड्स आर गिवन। ये आपको गिवन था कि पैरेलल साइड्स आर गिवन है, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये आपने रीजन इसके साथ जरूर बतानी है कि जैसे कि हमें सिर्फ साइड्स गिवन थी, पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो फिर ये आपके पास पैरेललोग्राम होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास के यूज वेक्टर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, यूज वेक्टर्स को यूज करते हुए आपने लेंथ ऑफ डायगोनल स्टूडेंट्स बतानी है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं कि अगर एक ये है तो साथ ही अगली, ये पैरेलल साइड की बात नहीं हो रही, साथ वाली साइड्स की बात हो रही है, ये गिवन है। तो ये हम डायग्राम बना के देखेंगे कि इसमें हमें क्या गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, इसमें एडजेसेंट साइड्स की बात की गई है। देखो, अब जो आपको एक वेक्टर गिवन है वो 2i प्लस j है। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड जो है वो साइड होगी इसकी, क्योंकि यही इसकी एडजेसेंट साइड बनती है। तो आप ये या ये ले लें, ये आमने सामने वाली आपके पास पैरेलल साइड्स होती हैं। तो ये आपके पास वेक्टर गिवन थे, आपने डायगोनल्स बताने हैं। यहाँ से अगर हम वो करें कि इस पैरेललोग्राम को नेम दे दें ए बी सी डी। ठीक है, अब ये वेक्टर्स हैं चूंकि, तो ये ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर आप ले लें। अच्छा, अब हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये यहाँ से आपके पास जो वेक्टर यहाँ आ रहा होगा वो भी 2i प्लस जे होगा। ठीक है, और ये सामने वाला i माइनस 3j होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन का हमने ख्याल रखना है, ये इस तरह है तो ये भी इस तरह वेक्टर बनेगा और ये इस तरह बनेगा। अच्छा, अब डायगोनल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, तो ये डायगोनल है और एक ये है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स के एक पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला, ताकि आपको आसानी हो जाए सॉल्व करने में। ए बी सी, सिर्फ ये पार्ट लिया हमने और इसके ए सी डायगोनल की बात की, तो इसका मतलब ये आपने फाइंड आउट करना है। ये 2i प्लस जे है आपके पास, ऐसे जा रहा है। वेक्टर में आपके पास जो होता है वो आपकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो याद रखना, ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे वेक्टर एडिशन, या जिसको आप हेड एंड टेल रूल कहते हैं कि एक वेक्टर ये रहा जा रहा है, इसकी टेल से सेकंड ये जा रहा है, तो ये ए सी जो है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर या डायगोनल है। ठीक है, तो ए सी वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है जो कि डायगोनल है। तो ए सी कैसे आएगा? बाय वेक्टर एडिशन, बाय वेक्टर एडिशन। आप क्या करते होते हैं कि जो आपके पास ए सी वेक्टर होगा, यानी कि ये जो डायगोनल होगा वो किसके इक्वल होगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इस डायग्राम को देख के लिखा कि ए बी और बी सी ऐड करेंगे तो ए सी आएगा बाय वेक्टर एडिशन। बस यहाँ से बहुत आसान है, आप ए बी की वैल्यू डाल दें। ए बी वेक्टर ये था हमारे पास, प्लस बी सी जो है वो i माइनस 3j है। अच्छा, यहाँ से जब आप कंपैरिजन करते हैं, i को i के साथ सॉल्व करते हैं तो ये 3i हो जाएगा, दोनों ऐड हो रहे हैं, प्लस 3j में से एक j निकाल दें तो ये माइनस 2j होगा। ठीक है, इसको आप 3i माइनस 2j भी कह सकते हैं। तो ये आपका एक डायगोनल आ गया है। ठीक है, आपका डायगोनल आ गया तो अब आपने क्या करना है कि डायगोनल की लेंथ बेसिकली हमने बतानी है। तो लेंथ के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मॉड लें। ठीक है, और यहाँ पर जो i का कोफिशिएंट है 3, यानी कि उसका स्क्वायर प्लस जो j का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर ले लेते हैं और दोनों को ऐड करके रूट ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 4, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और इस तरह से ये आपके पास 13 अंडर रूट। ये आपके पास इतने यूनिट्स जो है, इसका मतलब है कि ये आपके पास डायगोनल है। तो अभी हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। डायग्राम की तरफ आ जाए स्टूडेंट्स। हमने ए सी जो है वो डायगोनल जो था हमारे पास ए सी, हमने उसको अलग बना के फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास जो दूसरा डायगोनल है वो बी डी है, तो ये डायगोनल आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी हम एक अलग से मैं डायग्राम बनाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, आपके पास ये था ए टी, ठीक है, और यहाँ से ए बी था। अब आप डायगोनल जो बना रहे हैं वो ये है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्शन देख लें कि ये आपके पास ए बी की डायरेक्शन थी और साथ में ये वेक्टर था। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये डायरेक्शन थी और ये वेक्टर था। अब यहाँ पर भी आपने स्टूडेंट्स हेड एंड टेल रूल लगाना है और आपको ये याद है कि हमारे पास जो एक वेक्टर होता है उसी के टेल से जो है वो आपके पास दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है। तो अगर हम यहाँ ये ले लें कि एक वेक्टर हमारा ये है, ये वेक्टर ए बी वेक्टर, तो दूसरा हम इसको ले लें। ठीक है, बी डी वेक्टर ले लें। खुद से हमने इस तरह एरो लगा लिया, ए बी और बी डी ले लें, तो ये हमारे पास अब ए डी जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर भी आपके पास जो वेक्टर एडिशन से फॉर्म बनेगी ना, वेक्टर एडिशन करें, यहाँ पर ज़रा दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। अब ये वेक्टर है, याद रखना ए बी वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर में हम ऐड कर रहे हैं बी डी वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर की टेल से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा, वो दोनों ऐड हो रहे होते हैं, बी डी वेक्टर, और ये दोनों किसके सम के इक्वल आ जाएंगे? ए डी। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्टेंट हमेशा वो होता है जो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है, तो ए डी।
अब ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप बहुत आसानी से बी डी यानी कि सेकंड, ये हमारे पास सेकंड जो है वो डायगोनल था। ठीक है, ये डायगोनल हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब बी डी आपने फाइंड आउट करना है तो बहुत आसान है कि बी डी हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, और ए बी को तो ले जाए तो ये ए डी माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक, अब बी डी निकालना है तो ए डी आपके पास वेक्टर है, ये देखें आपको डायग्राम में पता है ए डी वेक्टर ये था हमारे पास आई माइनस 3j, और माइनस लगाएं, साथ ब्रैकेट लगाते क्योंकि साइन चेंज होंगे, और ए बी वेक्टर हमारे पास ये ए बी लिखना था तो ए बी था 2i प्लस जे बी डी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी डी जो कि डायगोनल है। ये माइनस अंदर अप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 2 यानी कि माइनस जब भी बाहर होता है तो अंदर वालों के साइन चेंज कर देता है जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो यहाँ से आई और ये सॉल्व करें, यानी कि ये आई वाले आप इकट्ठे कर लें और जे वाले आप इकट्ठे कर लें, क्योंकि जे वाले जे में सॉल्व होंगे, आई वाले आई में सॉल्व होंगे। तो यहाँ से आपके पास माइनस आई रह जाएगा क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस, यहाँ -3 और -4j। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो बी टी सेकेंड डायगोनल आ गया है इस पैरेललोग्राम में। ये हमारा सेकेंड डायगोनल था। यहाँ आपके पास ये सेकेंड डायगोनल आ गया है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ इसका भी हमने उसी तरह से स्टूडेंट्स जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप बी टी का मैग्नीट्यूड ले लें। ठीक है, इसके लिए भी रूट आ जाएगा, और यह आपने क्या किया कि आई का जो कोफिशिएंट था यानी -1 उसका स्क्वायर प्लस जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और फिर दोनों को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा कि आई का स्क्वायर जो है वो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और इस तरह से ये आपके पास 17 यूनिट्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो बी डी डायगोनल का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो 17 यूनिट्स। इस तरह आपके यहाँ दोनों जो हैं वो डायगोनल फाइंड आउट होगी। नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। शो दैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको 3 वर्टिसेस दिए गए हैं किसी भी ट्रायंगल के, आपने ये बताना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। पहले हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो आप लिखें। आपके पास जो गिवन है 0 2, बी आपको गिवन है √3 -1, और सी आपको गिवन है 0 -2। अच्छा, ये तीनों आपके पास वर्टिसेस हैं। जब भी आप 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, आपने याद रखा तो वो ट्रायंगल तो बन जाती है। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल आप कैसे बताएंगे, जैसे फर्ज करें यहाँ पर आपने ए बी वैक्टर लेंगे। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर हम बी सी वैक्टर लेंगे उसका मैग्नीट्यूड, और फिर सी ए। ठीक है, ये एक आपके पास कंडीशन होगी जो सेटिस्फाइड करनी चाहिए। जब आप तीनों वैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे तो कोई से भी 2 वैक्टर्स का या मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, ये याद रखना है, सम का स्क्वायर, ये स्क्वायर्स का सम जो है वो आपके पास, यानी कि आप इस तरह से स्क्वायर करके सम लेंगे वो तीसरे के इक्वल हो, तो आपके पास ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वेक्टर्स में इनको ए बी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखें, मैं ए बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, फिर बी सी वेक्टर हम निकालेंगे, फिर सी ए वेक्टर निकालेंगे, और साथ इनका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे आपने एक ट्रायंगल ली है, ये ए बी और सी उसके वर्टिसेस हैं, तो हमने मूव कैसे करना है, ए से बी की तरफ आप जा रहे हैं तो बी से सी की तरफ, और सी से ए की तरफ। तो ये याद रखना है, ये वेक्टर्स है, इनमें ये ज़रूरी है कि आप उनको इस तरह से करें, ए बी बी सी और सी ए इस तरह से आप लेंगे। अगर आप उल्टा चलना चाह रहे हैं, ए सी तो फिर सी बी और बी ए, इस तरह से आप वर्टिसेस को लेंगे, तभी ये आपके पास जो वेक्टर्स बनेंगे वो बताएंगे कि वो राइट ट्रायंगल के हैं कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी वेक्टर आपके पास कैसे आएगा, आपको पता है हम पहले बी वेक्टर लिखते हैं फिर ए लिखते हैं, बी माइनस ए करते हैं। तो पहले बी के ये वर्टिसेस लिख लेते हैं। देखिए बी पॉइंट यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √3 -1, इसमें से आपने माइनस करना है ए का, तो 0 और 2 यह आ गया। ठीक है, अब आपने इनको सिंपल माइनस कर देना है। तो फर्स्ट कोफिशिएंट फर्स्ट में से हो जाएगा √3 -0, और ये -1 -2। ठीक है, सेकेंड वाला सेकेंड में से माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास √3 -3 बन जाएगा। ये तो आपके पास आ गया ए बी वैक्टर। ठीक है, तो इसको ए बी वैक्टर को हम जब आई जे की फॉर्म में लिखते हैं, यूनिट वैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3i, पहला वाला i का हमेशा कोफिशिएंट होता है -3j। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी तो फाइंड आउट करना था, मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो इसका आपके पास स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और रूट, ये आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, यहाँ आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 3 = 9, माइनस जो है वो प्लस हो गया, 9 और 3, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 12। ये आपने ए बी यूनिट वेक्टर ए बी वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड निकालिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये कंडीशन बताई थी कि आपने इनका स्क्वायर लेना है, तो सबको अलग अलग इनका आपने स्क्वायर भी लेना है। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का हमें स्क्वायर भी चाहिए, तो ये कर लेते हैं एक साथ, फिर एंड पे हम इन्हें देख लेंगे। ठीक है, ये होगा, इसको आप 1 कह लें। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने इसी तरह से ये भी निकालना है, बी सी वेक्टर। तो सबसे पहले हम सी वेक्टर के कोफिशिएंट्स सी जो आपके पास पॉइंट है वो लिखेंगे, और माइनस इसमें से कर देंगे बी।
तो ये सारे ये पॉइंट्स आपको गिवन थे, ठीक है। अब बी सी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वेक्टर में से फर्स्ट माइनस कर दें, कोफिशिएंट 0 माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड कोफिशिएंट में से सेकंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो इस तरह से आपके पास -√3 और ये -1 होगा। ये आपके पास आ गया है वेक्टर बी सी। जब आप बी सी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, अच्छा इसको पहले वेक्टर फॉर्म में करना था, 3i माइनस जे कर लें, ठीक है। यूँ आप देखें आई का जो कोफिशिएंट होता है यानी कि यहाँ ये है इसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट यहाँ -1 है इसका स्क्वायर और रूट। अच्छा अब आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा ये देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ से स्टेप ये बनेगा कि ये रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 और ये रूट ये आपके पास आ जाएगा 4√। तो यह आपने बी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि इसको हमने स्क्वायर भी करना है, तो बी सी का स्क्वायर ले लें, तो यहाँ पर भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 ये आपके पास सेकेंड आ गया, ठीक है। एंड पे हम इन्हें फिर कंबाइन कर लेंगे। अब लास्ट आपके पास था सी ए वेक्टर, तो सी के जो सॉरी ए के पहले हम लिख लेते हैं वर्टिसेस। ये आपके पास वर्टेक्स ए था, ए माइनस वेक्टर निकालने का ये तरीका है कि पहले इसके सेकेंड वाले के पॉइंट्स आते हैं, माइनस सी के पॉइंट्स आप लिखेंगे ये है, ठीक है 2। नेक्स्ट आपने इनको फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले में से माइनस करें, 0 - 0, सेकेंड वाले 2 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 4। अब आपके पास ये सी ए वेक्टर आ गया, ठीक है। इसको हम अगर आई और ये आई वाला था ना कोफिशिएंट, तो ये 0 है प्लस 4j आई जे में लिखे तो ये बनता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि सी ए को हम इसका जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, तो रूट फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट का यानी कि आई के कोफिशिएंट का और फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये आपके पास आ गया 4 सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सी ए का हमने स्क्वायर भी लेना है, तो 4 का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा जो कि होगा 16, तो ये आपके पास आ गया 3, ठीक है। अब हम इनको लिख लेते हैं। आपको याद होगा ए बी वेक्टर का जो आपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया है वो आपके पास है 12, ठीक है। ये 1 में हमने मेंशन किया था। इसी तरह जो बी सी आपके पास था ये एक दफ़ा लिख लें, ये 4 था, और ये जो सी ए का स्क्वायर फाइंड आउट किया है ये है 16। तो अब ये अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कंडीशन जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की वो सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास क्या था, अगर आप देखें ना यहाँ पे 12 और 4 को ऐड करें तो 16 आता है, तो इसका मतलब कि ये सी ए का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा है ए बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ रहा है। देखिए ये आपके पास 16 बनता है और ए बी 12, ये आपने सारा यहाँ से देख के लिखा, तो ये आपके पास ये बन रहा है 16 16, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन आपको वर्टिसेस थे ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये आपने इस तरह से लिखना था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, क्योंकि हमारे पास ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ थी स्टूडेंट्स वो आपने याद रखना है ये कि जब आप तीनों निकालते हैं ना तो आपको कोई पता नहीं है कि कौन सा 2 के सम के इक्वल है, तो पहले आप इनको निकाल लें, यहाँ देख लें और फिर इसमें डाल के प्रूफ कर लें, तो ये आपके पास राइट एंगल बन रही है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। शो दैट ए बी सी ये भी वर्टिसेस हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए याद रखने की क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहले हम इनके वर्टिसेस लिख लेते हैं। ये हमारे पास है ए, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी 3 पॉइंट्स आपके पास मिलते हैं तो वो ट्रायंगल तो बन रही है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि आइसोसेलेस के लिए क्या होगा। इसमें भी आपने ए बी मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर बी सी, ठीक है, और फिर सी ए। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि राइट ट्रायंगल से मुख्तलिफ ये होगी कि तीनों आप सेम उसी तरह से वेक्टर्स तो निकालेंगे, उनके मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, लेकिन आपने स्क्वायर नहीं लेना। और आपके पास इन जो होगा आपके पास इन आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, उसके लिए आपके पास क्या कंडीशन होगी, कंडीशन लिखें कि ये जब आपने तीनों निकालने हैं तो आपको याद है कि आइसोसेलेस में हमारे पास ये होता है कि कोई सी भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये आप यूँ लेंगे तो कोई सी भी 2 साइड्स स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएंगे और तीसरी नॉट इक्वल होगी। ये वैसे तो मैंने अभी ऐसे लिख दिया है ना, ठीक है, हमें पता नहीं है कौन सी नॉट इक्वल होगी, कोई सी भी एनी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी और तीसरी नहीं इक्वल होगी। तो ये हम यहाँ पर वेक्टर्स उसी तरह से निकालते हैं और फिर देखते हैं। सबसे पहले आप उसी तरह ए बी वेक्टर निकालें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी के पहले लिखने हैं कोफिशिएंट्स या वर्टेक्स और ए के बाद में, तो बी का ये आ जाएगा
ठीक है, माइनस ए का लिखें, ये हमने गिवन वर्टिस लिख ली है। ठीक है, अब यहाँ पर इनको माइनस करना होता है तो -2, ये -3 कोमा, ठीक है, फिर माइनस, यहाँ कोमा नहीं था सॉरी, ये -3 और ये -1, यानी कि इसमें से आपने ये माइनस किया और इसमें से ये किया, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -5 और ये -4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए बी वैक्टर है वो ये आ गया, इसको आप -5 आए -4 जे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैंने जो आपको यहाँ कंडीशन बताई है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड भी लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये आपके पास 24 + 16 आ जाएगा, रूट 41 होगा, ये यूँ होगा। ठीक है, बस ये यहाँ पर आपने इसको रोक लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ ए पी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह आप बी सी का पहले वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो सी आपके पास ये वर्टेक्स था, इसमें से हमने माइनस कर दिया बी वर्टेक्स के कोफिशिएंट्स कंपोनेंट्स फाइंड आउट, ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट्स 2, ये 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 और ये 2 माइनस और माइनस प्लस, ये क्योंकि ये माइनस दोनों के साइन अंदर चेंज कर रहे हैं, ये आपके पास हो गया 4 और 5, तो बी सी जो वेक्टर आपके पास बनेगा वो 4i + 5j है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था बी सी का मैग्नीट्यूड, तो ये 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट जो होते हैं आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आपके पास होगा 16 + 25, तो ये भी आपके पास बन गया 41, बी सी भी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने निकालना है सी ए, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम सी ए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले जो है वर्टेक्स लिखे, ए जो आपके पास पॉइंट गिवन है वो लिख लेते हैं, ए था 3 और 1, ठीक है, माइनस इसमें से सी के बाद में लिखेंगे 2 और 2, अब इनको माइनस कर लें, 3 - 2 और ये 1 - 2, यहाँ क्या, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 और -2। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स आपके पास सी ए वेक्टर बन रहा है वो है आई, ये आई और -j, आई जे की फॉर्म में लिख लिया। आप सी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से होगा कि आई का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, प्लस इसका जे का कोफिशिएंट -1 और ऊपर रूट। ठीक है, ये आप मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालते हैं कि जो आई का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 + 1 √√2। तो इस तरह से सी ए का मैग्नीट्यूड आपके पास ही आ गया। अब अगर आप सारे लिख लें तो ए बी जो हमने निकाला था वो √41 था, बी सी हमारे पास √41 था, और सी ए जो हमने निकाला वो हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड √t। तो यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि जो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो है आपके पास बी सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और दोनों का 41 है। ठीक है, तो हेंस आप कह सकते हैं कि, और जो नॉट इक्वल है सी ए के, ठीक है, सी ए के ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि सी ए √2 था। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये एक आपके पास जो ए बी और सी थे, ये पॉइंट्स जो थे आपके पास वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा था इस कंडीशन से कि दो साइड्स आपस में कोई भी इक्वल हो गई हैं, जबकि तीसरी नॉट इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट सी डी आर। अच्छा, ये आपको स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं C or D respectively. Find the position vector of a point O dividing the line segment joining C and D in the ratio 2:3 internally. अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा इसके टॉपिक को देखना पड़ेगा। ये जो टॉपिक था हमारे पास, रेशियो फार्मूला फॉर फाइंडिंग पोजीशन वेक्टर। अब आपको बिल्कुल यही कंडीशन दी हुई है, कहा गया है कि एक सी वेक्टर है आपके पास और एक डी वेक्टर है, वो ओ से इसकी पोजीशन बताई गई है, इस तरह से है। ठीक है, यहाँ यानी कि आपके पास किसी सी पॉइंट पे एक सी वेक्टर आ रहा है और डी पॉइंट पे एक डी वेक्टर आ रहा है। आपसे ये वाला पोजीशन वेक्टर पी पूछा जा रहा है, ये वाला, ठीक है, और बताया जा रहा है कि एम एन यानी कि किसी रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है। तो हम बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर इसको करेंगे, और क्वेश्चन में हमने ख्याल रखना है कि हमें इंटरनली दिया हुआ है या एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, और इंटरनली में आपने यही सेम फार्मूला है, बस यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। देखें, आपने करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास यहाँ डायग्राम क्या बन रही है। अब आपके पास इस तरह से एक सी पॉइंट के ऊपर एक सी वेक्टर आपको दिया है यहाँ पर, और डी पॉइंट है ये जहाँ डी वेक्टर भी आपको गिवन है। इनको मिलाने वाली लाइन का यहाँ से ओ से यहाँ पर पी पर आने वाला एक वेक्टर है। ठीक है,
P एक वेक्टर है आपके पास, क्योंकि यहाँ आपसे कहा गया है कि यहाँ फाइंड द पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर की आपसे बात की गई है, इस पोजीशन वेक्टर को हम P कह रहे हैं। पॉइंट O से आ रहा है, डिवाइड द लाइन सीगमेंट ज्वाइनिंग CD, जो CD को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, P पॉइंट पे। और किस तरह से डिवाइड कर रहा है ये आपको स्टूडेंट से यहाँ रेशो दी है 2 और 3। तो इसको आपने बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि आप देखिए C आपका अगर पहली पोजीशन पे है तो ये C वेक्टर इसका है और D ये इसका वेक्टर है। ये तो पहला पॉइंट तो ये है, या आपने इसको याद रखना है कि C वेक्टर कौन सा है, D कौन सा है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये कि C D को ज्वाइन करने के लिए रेशो भी आपने ऐसे लिखनी है। C वाली साइड पे आप 2 रेशो लिखेंगे, D वाली पे 3। तो ये मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में बताती हूँ कैसे C वाली साइड पे आप 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3। ये 2 और 3 रेशो में CD लाइन जो मिला रहा है इसको डिवाइड कर रहा है P पॉइंट, जो कि आपने फाइंड आउट करना है। P पॉइंट यानी कि अगर हम इसका वेक्टर को R कह दें तो बेसिकली आपने R वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि आपको जो क्वेश्चन में चीज़ दी है एंड पे, वो है इंटरनली। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरनली और एक्सटर्नली का फार्मूला होगा आपके पास, आपने देखना है अगर वर्ड एक्सटर्नली है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, इंटरनली के लिए ये, ठीक है। तो आर वेक्टर हमारे पास अगर जैसा कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो फिर ये आ जाएगा आपके पास एम, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी वेक्टर प्लस एन डी वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये भी मैं आपको समझा देती हूँ, यानी कि आपने लिखना है इस तरह से है स्टूडेंट्स कि ये अगर सी वेक्टर है आपके पास तो रेशो ये ऑपोजिट, इसको आप एम कहेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास ये डी वेक्टर है तो इसके ऑपोजिट जो रेशो है यहाँ पर ये एन होगी। तो ये फार्मूला आपके पास इस तरह से होता है कि अगर आप एम रेशो ले रहे हैं, ये वाली रेशो ले रहे हैं, तो वेक्टर ये होगा, ठीक है। उसका एडजेसेंट वेक्टर नहीं होगा, उसके ऑपोजिट सेंट पे ये जो वेक्टर है ये लेना है। तो m के साथ c प्लस n के साथ आपने t वेक्टर लिया और ये इस तरह से। तो ये आप इस तरह से r फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि हमें c वेक्टर जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको हम लिख लेते हैं। c वेक्टर था आपके पास 3i प्लस 2j, ठीक है। और d वेक्टर जो आपको गिवन है वो है i माइनस 4j। ये 2 वेक्टर्स आपको दिए हुए थे, ठीक है। अब बड़ा आसान सा है, हमने इसमें वैल्यूज डालनी है। इस तरह हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, वो आ जाएगा जो सी डी लाइन को डिवाइड कर रहा था एम एन रेशो। तो एम आपने कहा 3 है, सी वेक्टर आप लिख लें प्लस 2j, ठीक है। यहाँ आप बेशक थोड़ा सा और ऐड कर दें, वैसे यहाँ मैंने लिख दिया एम इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। यही मैं आपको बताया थी कि एम एन भी मैंशन कर दें। प्लस एन आपके पास है 2 और डी जो है वो है ये आपका वेक्टर, और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, क्योंकि आपके पास जो रेशियो है वो m प्लस n हो रही है, ऐड हो रही है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आपके पास बिल्कुल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, 9i प्लस 6j, यहाँ पर प्लस 2i माइनस 4 टू 8j ओवर 5। अच्छा, अब आपने ये करना है स्टूडेंट्स के i वाले इकट्ठे कर लें। ये i था प्लस 2i, ये भी आपके पास i है, प्लस 6j माइनस 8j डिवाइडेड बाय 5। अब आपके पास आ जाएगा 9 और 2 11i, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस 2j डिवाइडेड बाय 5। अब ये वेक्टर जो है इसको आप अलग अलग लिखते हैं, 11/5i माइनस 2/5j। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर था, ठीक है। ये वो वेक्टर आ गया है जो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, जो कि हमारे पास डिवीजन में, जो कि हमारे पास सी डी लाइन को एम एन रेशो में डिवाइड कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। अब आपके पास एक एक्स वाई है, एम इसका मिड पॉइंट है, सच दैट एक्स और वाई के आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, फाइंड द पॉइंट वाई। और आपसे ये कहा गया है कि आपने वाई पॉइंट को फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो आपको एक पॉइंट x दिया गया है, एक y, और सेंटर में मिड पॉइंट आपका यहाँ होता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट को m से रिप्रेजेंट किया गया और ये भी दिया गया, तो हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। x जैसे आपको ये पॉइंट दिया गया था, ठीक है, और y जो है वो ये पॉइंट था, और m आपको 2 और 4 दिया गया। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड y आपने फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारे पास x और y इसके दोनों जो है वो ऑर्डर पेयर हमारे पास ये अननोन है, x और y दोनों अननोन है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि ये मिड पॉइंट है ना, तो आपको याद होगा कि कभी आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज ऐसे हम ले लें, एक ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, और यहाँ वाले पॉइंट को आप चले एम कह लें मिड पॉइंट। अगर इसके पॉइंट्स x1 और y1 हैं, ठीक है, इसके पॉइंट्स x2 और y2 हो गए, और इसके पॉइंट्स को आप x और y कह लें।
तो आपको फार्मूला याद है, मिड पॉइंट में हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट होता है सेंटर वाले का x इज इक्वल्स टू होता है ये x1 ये x2 प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से ये जो मिड पॉइंट है इसका ये फर्स्ट x जो है वो वैल्यू आपके पास आ जाती है। इसी तरह अगर y कंपोनेंट आपने इसका देखना है तो y के लिए आप इसका सेकंड कंपोनेंट लेंगे y1 a का, और इसी तरह प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है। तो बस इसी को आपने माइंड में रखना है और हम यहाँ पे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो इसको लिखें बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। ये अब आपके पास क्या होता है फार्मूला, इसको यूज करेंगे हम। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास क्या होता है, इसको आप लिख लें बेशक, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y आपके पास बनता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप देखें मिड पॉइंट को के मिड पॉइंट के कंपोनेंट्स को अगर हमने x y का है तो ये आपके पास 2 बन रहा है, x तो ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप वैल्यूज पुट करें ये आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू x1 आपके पास -1 है और ये x है डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा पॉइंट। और इसका भी लिख लेते हैं, यहाँ y देखें 4 बन रहा है 4, तो इसका लें यहाँ 4 इज इक्वल्स टू ये आपके पास 3 प्लस y बनेगा, 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। एक ये पॉइंट है और इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, एक ये था आपके पास। तो बस इन दोनों को यूज़ करके आपने वैल्यूज़ निकाल देनी है। इसको उधर ले जाए तो 4 2 8 इज इक्वल्स टू 3 प्लस y, 3 लेके जाएँ तो ये 5 इज इक्वल्स टू y, यानी कि y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और यहाँ से ये उस तरफ जाएगा तो 4 -1 प्लस x, 1 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो 5x। तो इस तरह से जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट ये आपके पास था y जो कि x एंड y था, और आपने इसको फाइंड आउट कर लिया है 5 5। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया जो कि x और y था, अननोन था, 5 5 हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इफ ओ ए आपको एक वेक्टर दिया गया है, ओ बी भी एक वेक्टर है, फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए बी। अब यहाँ पर भी वो रेशो फार्मूला यूज हो रहा है। तो रेशो फार्मूले में आप कहा जा रहा है कि पॉइंट ट्राइसेक्टिंग, वो पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो ये देख लेते हैं, साथ आपको 2 वेक्टर्स दिए हैं और ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपसे कहा गया है कि 2 वेक्टर आपको गिवन है, तो ये लगा लेते हैं हम पहले। ये वेक्टर है आपके पास, ठीक है, ये ओ है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी है। तो जो आपको ओ ए वेक्टर दिया गया है वो लिख लेते हैं, ये है -i प्लस 3j, और साथ में ओ बी वेक्टर जो है वो है आपके पास 6i प्लस 2j। अच्छा, यहाँ से आगे आपने क्वेश्चन को गौर से देखना है कि हमने करना कैसे है। देखिए, आपके पास जो ए बी लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट है, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ वो पॉइंट ले लेती हूँ P, तो वो पॉइंट इस तरह का है कि आपकी ए बी को 3 हिस्सों में, ट्राइसेक्टिंग का मतलब है 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। यानी कि जितना ये पॉइंट आपने यहाँ से यहाँ लिया है इतना ही यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है इसको, और फिर यहाँ, यानी कि पूरी ए बी लाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है इतना, यानी कि जितना गैप ये था उतना ही गैप यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे तो हो जाएगा। इस तरह अगर लेट्स सपोज कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1, तो ये देखिए 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड होगी ए बी लाइन। अगर ये ए पॉइंट है और यहाँ से हम इसका पोजीशन वेक्टर लें जिसको हम आर कहते हैं, तो ये आपके पास एग्जैक्ट वही रेशियो फार्मूले वाली कंडीशन बन गई है और यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास रेशियो क्या है, तो ये आपको पी पॉइंट बता चुका है कि ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। अगर आपने पी से इधर तक का पॉइंट लेना है तो ये एक होगा और ये आप एक एन ले लें, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने ए से पी तक लेना है वो एम पॉइंट है, ठीक है, ये आपकी एम रेशियो, तो एम आपकी जो होगी वो 1 और 1 2 होगी, ठीक है। तो एम और एन को आप ऐड करें तो देखें ये 3 बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है आपकी ए बी लाइन। तो यहाँ से आके आपने उसका वही रेशियो फार्मूला यूज़ करना है। अब रेशियो फार्मूला में आपके पास 2 होते हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन कि ये इंटरनल है तो एक्सटर्नल है। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा गया कि पॉइंट ए बी के ऊपर है। जब पॉइंट ए बी के ऊपर है तो इसका मतलब है कि इंटरनली ये आपके पास कट कर रहा है, इसको यहाँ ऊपर है, यानी कि ए पी जो है वो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये आपके पास बनेगा। अच्छा, अब दूसरा ये कि आपने ये भी याद रखना कि ये फार्मूला आपने रट्टा लगाया हुआ वो नहीं लिख देना, बल्कि हर डायग्राम के अकॉर्डिंग ये फार्मूला बनता है। तो जैसे देखें, लेट्स सपोज मैं अगर एम ले रही हूँ, ये रेशियो आप ले रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया एम, तो एम के साथ वेक्टर कौन सा आएगा, जो सामने होगा, ठीक है, इसके अपोजिट साइड पे सामने यहाँ पर वेक्टर होगा। तो इसका मतलब ये वेक्टर आपका ओ बी वेक्टर था, तो एम के साथ आ गया ओ बी वेक्टर, प्लस यहाँ से अगर आप एन ले रहे हैं तो वेक्टर सामने है ये ओ ए वेक्टर, ये वेक्टर लेना है, ये आपका ओ ए वेक्टर था, ये गिवन था हमें, तो ये ओ ए वेक्टर, और नीचे आपके पास ये सेम एन
n प्लस m कर लेंगे, m प्लस n कर लें। बस ये आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमने ये कैसे बनाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप रेशियो ये ले रहे हैं तो इसके ऑपोजिट साइड वाला वेक्टर आएगा, और अगर आप रेशियो ये ले रहे हैं तो इसके साथ ये ऑपोजिट साइड आएगा। इस तरह से यहाँ से यार वेक्टर आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा, और आपका जो क्वेश्चन है ना कि पॉइंट फाइंड आउट करना है आपने, तो वो यहाँ वेक्टर से फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ वैल्यूज डालते हैं, हम m को हम 2 ले चुके हैं और o भी वेक्टर है आपके पास, यहाँ वो वेक्टर लिख लें। प्लस n हमारे पास 1 है और o a वेक्टर हमारे पास ये था, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। बस ये सिंप्लीफिकेशन करनी है। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है 6 2 12i प्लस 4j माइनस i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 3। यहाँ i जो है वो i में सॉल्व करें तो 12 में से एक i निकालने से आपके पास 11i i प्लस 7j होगा, ठीक है। 4 और 3 7 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 अलग अलग करके लिख लें i और j को, तो ये i प्लस 7/3j। तो ये आपके पास r वेक्टर आ रहा है उस पॉइंट का, अपने ओरिजिन o से पोजीशन वेक्टर आ रहा है, ठीक है। ये जो आप निकालते हैं ना इस पॉइंट को, हमने o से जो लेते हैं ये वेक्टर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन ये था फाइंड पॉइंट। तो पॉइंट्स इसके कैसे निकलेंगे कि जो आपके पास p पॉइंट है वो होगा 11/3, ये i का कंपोनेंट और ये j का कंपोनेंट। तो ये आपका आंसर होगा। रिक्वायर्ड था कि पॉइंट फाइंड आउट करें, तो ये हमने इसका पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड x सच दैट द पॉइंट्स p q r आर कोलिनियर। अच्छा, अब आपसे स्टूडेंट्स कहा गया कि x आपने फाइंड आउट करना है। जो 3 पॉइंट्स आपको p q और r दिए गए हैं, ये तीनों एक ही लाइन पे हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम इन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर एक ही लाइन के ऊपर आपके तीनों पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स हैं p q r, ठीक है। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें कोई रेशियो वगैरह नहीं दी हुई कि ये किस रेशियो में है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए थे, तो तीनों पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। p के कंपोनेंट्स हैं आपके पास -1x और q है 3 और 2 और r है 7 3। तो हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। देखें कि जब भी एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे a b c, ठीक है, आप वेक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इनके वेक्टर्स आपने फाइंड आउट करने। मतलब यहाँ पर अगर हम वेक्टर्स को देखें तो यहाँ से आपके पास वेक्टर कैसे बन रहा है, a से b एक वेक्टर है, ठीक है, यूं करके, और फिर आप कह लें b से c एक वेक्टर है, ठीक है, a से c भी बनता है, लेकिन हमें यहाँ 2 ही काफ़ी हैं। तो यहाँ 2 वेक्टर्स बन रहे हैं और इन 2 वेक्टर्स के दरमियान क्या रिलेशन होगा जब वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। कोलिनियर होते हैं तो हमारे पास क्या इनके दरमियान कंडीशन होती है। तो ये आपने याद रखना है कि ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये पैरेलल हैं। पैरेलल हैं क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है। जब भी पैरेलल होते हैं तो इनके दरमियान एक कंडीशन होती है। आपने याद रखना कि एक वेक्टर इक्वल होता है लैम्डा, लैम्डा को कांस्टेंट है, कुछ नंबर भी हो सकता है 2 3 4, ठीक है, लैम्डा टाइम्स बी सी। तो ये इस तरह से ये वेक्टर होते हैं, यानी कि ये जो एक वेक्टर है वो दूसरे के कुछ टाइम्स होगा, यानी कि दुगना है, त्रिगुना है, ये जो भी है, ठीक है, वो आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है, पैरेलल में होती है। तो सेम कंडीशन हम यहाँ यूज़ करेंगे और इसके लिए आपको सबसे पहले वेक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 वेक्टर्स बनाना चाह रही हूँ तो एक हम p q ले लेते हैं, ठीक है, एक ये वेक्टर और फिर एक q से r। ये 2 वेक्टर आप पहले फाइंड आउट कर लें, फिर इन दोनों वेक्टर को, क्योंकि ये कोलिनियर है, ठीक है, तो ये इनको हम फिर पैरेलल की कंडीशन यूज़ करते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप p q दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको वेक्टर्स का पता है हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। q से पहले q के पॉइंट्स में से p के पॉइंट्स को माइनस करना है। तो q के पॉइंट्स आपके पास ये थे, ठीक है, माइनस p के पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये है आपके पास, और इनको सॉल्व करें। 3 पहला वाला देखें, पहले में से माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 1 2 माइनस x। तो ये सिंपल वेक्टर निकालने का तरीका है, ठीक है। 2 ये 4 हो जाएगा और इसको आप एज इट इज रहने दें। ये आपके पास p q आ गया। नेक्स्ट हमारा था कि हमने q r वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो जैसे r के कंपोनेंट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, उसमें से आपने माइनस करना है q। तो पहले r के लिख लेते हैं 7 3 माइनस q के आपके पास ये पॉइंट्स हैं। तो ये आपके पास इसी तरह फर्स्ट में से 7 माइनस 3 और 3 माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 4 1 और ये आपके पास आ गया q r, ये आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि p q r, ठीक है, ये कोलिनियर है, ये हमें गिवन था, ठीक है। तो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो p q इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम q r। आप यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। वेक्टर पैरेलल हो तो ये कंडीशन होती है। अब पी क्यू जो आपने फाइंड आउट किया है ना, तो उसको आप लिख लें। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा पी क्यू में एक चीज़ ऐड करूँगी कि आप इसको वेक्टर की फॉर्म में, इसको आई जे कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लें। 4i, ठीक है, पहला वाला आई का होता है, प्लस
2 माइनस एक्स जे, ठीक है। ये आ गया वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि हमने नीचे वेक्टर की फॉर्म को यूज़ करना है। यहाँ से 4i प्लस जे होगा। तो अब आप ये वैल्यूज़ यहाँ डालें, पी क्यू, जैसे मैंने अभी आपको लिख के बताया कि 4i प्लस 2 माइनस एक्स जे होगा इज इक्वल्स टू लेमडा, और इस तरफ हो जाएगा 4i प्लस जे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी इसको ओपन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और फिर दोनों साइड पे आपने कंपैरिजन करना है आई और जे का। तो ये देखिए जैसे ये लिखा है ना, अभी तो इसको आप यूँ ही लिख लें, ये आई का है कोफिशिएंट और ये जे का है, ये तो एज इट इज़ आ गया। यहाँ आप थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करें, लेमडा 4 लेमडा, ठीक है, 4 लेमडा आई प्लस लेमडा जे, तो ये आ गया आपके पास, ठीक। अच्छा, अब आपने यहाँ से इनको कंपैरिजन करना है आई का आई के साथ। ये देखें आई का आई के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ लिखें बाय कंपैरिजन, ठीक है, आई एंड जे, और आई और जे का कंपैरिजन करें तो यहाँ से 4 जो है 4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 लेमडा, ठीक है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि 4 4 से कैंसिल हो जाए, तो लेमडा आपका 1 है, ठीक है, ये वैल्यू लिख लें। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जे, ये आपने आई को कंपैरिजन किया है आई का, और यहाँ आप जे का कंपैरिजन करें तो जे का क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, लेफ्ट साइड पे ये है, और इस तरफ आपके पास लेमडा है सिंपल। तो अब आप देखें, आपने तो एक्स फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन भी आपका ये था, तो ये लेमडा की वैल्यू यहाँ यूज़ हो जाएगी 1। एक्स फाइंड आउट करना है, माइनस में एक्स उस तरफ ले जाए ताकि प्लस में हो जाए, और 1 निकल लें तो 2 माइनस 1, तो ये आपका एक्स जो है वो 1 है, और आप कह सकते हैं एक्स यू हैव इज इक्वल टू 1, और ये आपका क्वेश्चन था कि एक्स आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी, आपने डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, इफ ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो गिवन क्या इन्फॉर्मेशन आपको कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इफ ए बी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं सी एंड इट्स 3 वर्टिसेस आर इट्स 3 वर्टिसेस, और रिमेनिंग ए बी सी जो है वो इसके 3 वर्टिसेस हैं। तो क्वेश्चन आपका यह है कि आपने पूरे का पूरा डी वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है इसको लिख लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि जो डी है उसके कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई हैं, और यही हमने फाइंड आउट भी करना है, ठीक है। अब जो आपको गिवन है वो भी लिख लें कि ए जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में जो ए के पॉइंट्स गिवन हैं वो 3 और 0 हैं, बी आपके पास 1 माइनस 2 है, अच्छा सी आपके पास 5 और 0 है, और डी हमने एक्स और वाई लिया है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज़ थी कि गिवन आपको क्या है, गिवन ए बी सी डी इज आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम पैरेललोग्राम की कंडीशन यूज़ करेंगे वेक्टर्स में। अब यहाँ पर ये आपके पास वेक्टर हैं कि ए बी वेक्टर है, बी से सी वेक्टर है, सी से डी है, और फिर डी से ए, क्योंकि ये डायरेक्शन वेक्टर्स की हमारे पास चल रही है। अब यहाँ पर हमने वेक्टर्स के लिए पैरेललोग्राम के लिए हमें पता है कि ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी जो होगा वो आपके पास डी सी के इक्वल होगा, और इसी तरह बी सी जो है वो ए डी के इक्वल होगा। ये जो साइड है वो इसके इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये हमें पैरेललोग्राम से इन्फॉर्मेशन गिवन, और इसी को यूज़ करते हुए हम वेक्टर की इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए डी के जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब इन वेक्टर्स को फाइंड आउट करते हुए आपने एक बात ध्यान रखनी है कि वेक्टर्स की डायरेक्शन आपने ठीक लेनी है, ठीक है। ए से बी है ना, आपके पास होता है ए बी वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा, सी डी नहीं ले लेना, डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है वेक्टर में। अगर आप ए से बी की तरफ ले रहे हैं, ये वेक्टर की डायरेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ से भी डी और सी लेना पड़ेगा, तो यहाँ आप लिखेंगे कि ये डी सी के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से भी आप सेम चीज़ को देखें, बी सी वेक्टर अगर आप ले रहे हैं, बी से सी की तरफ डायरेक्शन है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रही, तो इधर से आप ए डी डायरेक्शन लेंगे, ए से डी की तरफ, तो जैसे ही आपने ये डायरेक्शन उल्टी की, आंसर आपका नहीं आएगा। तो ये आपने याद रखना है पैरेललोग्राम के अंदर कि डायरेक्शन में फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो बस ये सारे हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें ए बी वेक्टर क्या होगा, जैसे कि हम करते हैं वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी के कोफिशिएंट्स आप पहले लिखेंगे, ये 1 माइनस 2 हैं, ठीक है, ये, और इसमें से माइनस करेंगे ए के पॉइंट्स आपने बाद में लिखने हैं, ये। तो बस ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ -2 और साथ में 0 है, तो ये आपके पास वेक्टर आ गया 4 माइनस 2। तो ये आपका है ए बी वेक्टर, और साथ ही हम इसको कंपोनेंट की फॉर्म में भी लिख लेते हैं कि ये आई में ये बनेगा, -2 जे में ये बनेगा, ये हो गया ए बी वेक्टर। अच्छा, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप डी सी वेक्टर ले लें, तो डी सी क्या होगा, सी माइनस ए डी सॉरी सी के कंपोनेंट्स हम पहले लिखते हैं, जैसे 5 और 0 हैं, माइनस डी के लिख लें एक्स और वाई, 5 माइनस एक्स, और यहाँ आपके पास कोमा वाई माइनस 0 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस 1, और इसको भी हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 5x
आई जे की फॉर्म में, ठीक है, ये माइनस वाई जे, तो ये आपके पास डी सी वैक्टर आ गया। अच्छा, अब जो हमने पैरेललोग्राम में कंडीशन यूज़ की थी वो मैं आपको बता रही थी, ये जो हमने यूज़ किया ए बी इक्वल्स टू डी सी, बी सी इक्वल्स टू ए डी, तो इनमें से अगर आप सिर्फ एक यूज़ करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई स्टूडेंट ये यूज़ करे आंसर आ जाए तो सेम आ जाएगा आंसर, जैसे मर्जी आप कर लें। अभी हमने सिर्फ ये की है, तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं ताकि आपको नजर आए, ए बी इक्वल्स टू, ये हमें पता था जैसा कि ए बी इक्वल्स टू डी सी हमने लेना है। तो अभी हम ये वेक्टर्स लिखते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं आई और जे का। तो यहाँ हम जो कह रहे हैं ना कि ए बी वेक्टर आपके पास डी सी वेक्टर के इक्वल है, तो ए बी स्टूडेंट्स ये रिपीट कर देती हूँ, ये हमने निकाला था, तो ये था 4i माइनस 2j था, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी सी, हमने ये फाइंड आउट किया, इसको भी लिखे 5 माइनस एक्स आई माइनस वाई जे। तो आपने बेसिकली डी पॉइंट फाइंड आउट करना है, डी वर्टेक्स उसका, ठीक है, जो कि एक्स और वाई था, तो ये उसका वर्टेक्स था, ठीक है, कोनों को कहते हैं ना, तो ये उसका एक कोना था वर्टेक्स। तो ये आपकी वैल्यूज यहीं से आ जाएंगी एक्स वाई की। देखिए यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करते हैं, आई के साथ कंपैरिजन करें, पहले आई का करें, तो आई में यहाँ पर आपके पास 4 है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, कंपैरिजन हम कर रहे हैं, पहले आई का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या है 5 माइनस एक्स। तो इस तरह ये माइनस एक्स है ना, आप इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, 4 उधर ले जाए तो 5 माइनस 4, तो एक्स आपके पास आ गया 1, ठीक। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है आपकी वो है जे को हम कंपैरिजन करेंगे, जे का, तो जे देखें यहाँ पर -2 कोफिशिएंट दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ इक्वालिटी के माइनस वाई, तो ये y माइनस माइनस से कट गया और y2 आ गया। इस तरह जो d आपका x और y था जो आपने फाइंड आउट करना था, तो वो x1 और y2 आ गया ये। तो इसमें हमें पैरेललोग्राम की जो दूसरी कंडीशन थी वो हमने यूज़ नहीं की, उसके बगैर आ गया। अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उससे भी यही आंसर आएगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ आपके आंसर थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, तो ये मेरे पास तो यही आंसर आ रहा है। अगर आप इसकी पैरेललोग्राम की दूसरी कंडीशन यूज़ करते हैं ना, मैंने चेक किया, आप भी कर लीजिएगा, उसमें भी आपका डी पॉइंट यही आएगा, तो ठीक है, तो ये आपकी जो बुक में है ये मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए बी, ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, और वेक्टर सी डी फ्रॉम सी टू डी, ये वेक्टर अगर दोनों आपस में इक्वल हैं, साथ ही वी सी डी पॉइंट्स दिए गए हैं, देन फाइंड द वर्टेक्स बी, तो बी आपने फाइंड आउट करना है। अब देखें यहाँ पर आपके पास अगर पॉइंट्स देखा जाए तो ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 4 साइडेड डायग्राम के बारे में बात की गई है, और इसमें ए बी जो है वो आपका सी डी के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप देखें आपके पास ए वेक्टर गिवन है, इसको सॉरी ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एक्स और वाई ले लेते हैं इसके कंपोनेंट्स। सी पॉइंट जो है वो आपके पास -2 और 4 है, और डी जो पॉइंट है वो आपके पास -1 और 5 है। तो हम इसमें सिर्फ गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं, डायग्राम आपको इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखें ए बी वेक्टर आपको दिया गया है सी डी वेक्टर की, तो बड़ा आसान है, हम पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर सी डी, दोनों को इक्वल करके कंपैरिजन कर लेंगे। अब देखें जब आप वेक्टर की बात करते हो ए बी की, तो बी वेक्टर से बी के पॉइंट में से ए माइनस करना है, सेकेंड में से ए माइनस करना है, तो बी के पॉइंट्स पहले आएंगे एक्स और वाई, इसमें से आप माइनस कर दें ए के पॉइंट्स को, तो ये आपके पास वेक्टर निकालने का मेथड है। एक्स -0, फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट माइनस कर दिया, कोमा y -2, तो ये आपके पास आ जाएगा x y -2, और जैसा कि ये वेक्टर है तो इसको i j में भी लिख लें, ये i होगा और ये y -2 जो है ये आपके पास j होगा। इस तरह ये आपके पास a भी वेक्टर आ गया। नेक्स्ट था आपके पास सी डी, तो यहाँ पर भी आप ऐसे करें, डी के पॉइंट्स में से सी के पॉइंट्स माइनस करने हैं, तो डी आपको गिवन था -1 और 5, इसमें से आपने माइनस करना है सी, तो ये है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने उसी तरह फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 -4, तो ये आपके पास 1 और 5 -4 1, तो ये आपके पास जब आई जे की फॉर्म में आएगा तो आई प्लस जे हो जाएगी। तो ये आपने स्टूडेंट सी डी वैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब हम गिवन कंडीशन यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको दिया हुआ था कि ए बी वैक्टर जो है वो सी डी वैक्टर की, ठीक है। अच्छा, ए बी वैक्टर जो आपने फाइंड आउट किया है उसको लिख लें, वो आपके पास था ए बी वैक्टर, ठीक है, उसको हमने आई जे की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो वो था हमारे पास एक्स आई प्लस वाई -2j, और सी डी जो आपने फाइंड आउट किया है वो है आई प्लस जे। तो यहाँ से हमने कंपैरिजन करना है, इसका करना है, आई का पहले कर लेते हैं, तो आई एक्स, इसका कोफिशिएंट एक्स है इधर और उधर 1, और जब जे का आप करेंगे तो यहाँ y जो है वो आपके पास आ जाएगा y -2j का कंपोनेंट कोफिशिएंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आपके पास y आ रहा है 2, उस तरफ जाके 3 हो जाएगा। तो इस तरह जो b वर्टेक्स था आपके पास x और y जो आपने फाइंड आउट करना था, उसके पॉइंट स्टूडेंट्स आपके पास आ गए 1 और 3, तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि वर्टेक्स में x y फाइंड आउट करने थे, हमने गिवन कंडीशन को यूज़ करके
ये फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर यू वी डब्ल्यू एक्स, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, उसके ये आपको यू वी डब्ल्यू एक्स जो है उसके पॉइंट्स वर्टिसेस दिए गए हैं, किनारे दिए गए हैं। ठीक है, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स। तो सबसे पहले आपने इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, इट्स साइड्स एंड प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। अच्छा, जब आप इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक और डायग्राम बन जाएगी, एक और फिगर बन जाएगी। आप वो ये कह रहा है यहाँ पर कि जो डायग्राम या फिगर आपके पास बनेगी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, वो एक पैरेललोग्राम है, ये भी प्रूव करें। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन को हम उसके ऊपर यूज़ कर लेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम ये 4 साइडेड फिगर बनाते हैं और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या था? यू वी डब्ल्यू एक्स, एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर हमने बना ली। आपने इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करनी। अब मिड पॉइंट्स को हम नेम भी दे देते हैं, लेट्स सपोज ए बी सी डी है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। जैसे मिड पॉइंट ए के हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अब आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम? अगर हमने ए के निकालने, जैसे ये x1 और y1 कह लें, तो x1 ए का पहला पॉइंट किसके इक्वल होगा? ये 9 प्लस ये -7 डिवाइडेड बाय 2। जैसे आप कहते हैं कि x1 आपके पास इक्वल होगा, अगर इन दोनों के पॉइंट्स है ना, लेट्स सपोज अगर ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो मिड पॉइंट का x1 यानी कि इसका x1 किसके इक्वल होगा? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, और y1 सेकेंड पॉइंट इसका इक्वल होगा सेकेंड पॉइंट इसका, यानी y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो यही काम हमने सब में करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास x1 जो है वो आ जाएगा 9 माइनस 7/2, और x1 आपके पास आ जाएगा 2/2 1, ये 1 आ गया। सेम इसी तरह आपने y1 फाइंड आउट करना है। तो y1 के लिए इसका सेकेंड पॉइंट यानी 4 प्लस इसका सेकेंड पॉइंट 7 डिवाइडेड बाय 2, 11/2। तो ये आपके पास y1 आ गया 11/2। इसको साथ साथ लिख लेते हैं। ए आपके पास जो पॉइंट है उसका ये 1 और 11/2 आ गया, मिड पॉइंट ए आ गया आपके पास। अब मिड पॉइंट बी देखते हैं हम। अच्छा, मिड पॉइंट बी को भी आपने देखे कैसे फाइंड आउट करना है? बी यहाँ पर है, इसका मतलब कि इसका जो होगा पॉइंट, अगर हम इसको x2 x/2 कह लें, तो x2 किसके इक्वल होगा? इन दोनों के पहले पहले पॉइंट -4 और -7। तो बी के कैसे पॉइंट्स आएंगे आपके पास? x2 कैसे आएगा? -4 -7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और y2 इसका कैसे आएगा? ये भी आप डायग्राम पे देख लें। y2 इसका कैसे आएगा? ये मिड पॉइंट है ना w और v का, तो इन दोनों के सेकंड पॉइंट -7 और 7, तो -7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो आपके पास पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/2 आएगा और 0 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा -11/2। तो इस तरह जो बी मिड पॉइंट आपके पास आ रहा है वो है -11/2। एक्स की वैल्यू हमने पहले लिखी और फिर वाई की, तो ये वाई आपके पास सेकेंड मिड पॉइंट आ गया। अब आप थर्ड मिड पॉइंट पे चलें। थर्ड मिड पॉइंट हमारा सी था। ठीक है, और यहाँ स्टूडेंट्स आप देखिए सी आपने कैसे निकालना है। अगर सी के पॉइंट्स हैं x3 और y3, तो x3 आपका कैसे आएगा? इसका पहला पॉइंट प्लस इसका पहला पॉइंट, तो x3 आपके पास आएगा 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2। और y3 कैसे आएगा? जैसे सी हम मिड पॉइंट देखें, y3 ये वाला पॉइंट आपके पास कैसे आएगा? इसका सेकेंड पॉइंट प्लस इसका सेकेंड पॉइंट डिवाइडेड बाई 2, तो -5 - 7 डिवाइडेड बाई 2। तो बस इनको सिंप्लीफाई कर लें। सी आपके पास आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ 7 -12/2, और ये आ जाएगा आपके पास -6। तो इस तरह सी के जो मिड पॉइंट है उसमें 1/2 -6 ये आ जाएगा। अब हम डी पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट मिड पॉइंट है। तो डी के पॉइंट्स अगर हम x4 और y4 ले लें, तो x4 आपका आएगा फर्स्ट इसका और इसका दोनों ऐड होगी 5 और 9, तो x4 कैसे आएगा? 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2। साथ ही आप y4 देख लें, तो ये जैसा कि x और u का मिड पॉइंट है, तो सेकेंड इसका और इसका भी सेकेंड, -5 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास y4 आ गई। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14/2 गिव्स 7, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1/2। तो इस तरह टी जो मिड पॉइंट है वो आपके पास आ गया 7 - 1/2। अब हम स्टूडेंट्स सारे के सारे मिड पॉइंट्स जो है ना वो इकट्ठे कर लेते हैं जो हमने निकाले हैं। तो ये मेरे पास आ गया था ए मिड पॉइंट, ठीक है, ये बी है, ये सारे वही हैं जो भी हमने फाइंड आउट किए हैं, और सी आपके पास था 1/2 -6, और डी आपने ये निकाला। अच्छा, एक तो आपके क्वेश्चन में ये था, क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये था फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया कि मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब वो कह रहा है कि अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें,
ज्वाइन करने से एक फिगर बनेगी, तो वो प्रूफ कर दे कि वो पैरेललोग्राम है, ये है। ठीक है, अब आप मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये आपके पास जो ए बी सी एक डायग्राम बन रही है, ये फिगर बन रही है, ये एक पैरेललोग्राम है, आपने प्रूफ करना है। तो आपको याद होगा कि हमने पैरेललोग्राम में एक कंडीशन पढ़ी है कि ए बी जो वेक्टर होगा वो डी सी वेक्टर के इक्वल होगा। डायरेक्शन का आपने ख्याल रखना है, ए बी वेक्टर डी सी के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह बी सी वेक्टर जो है वो ए डी के इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने यहाँ प्रूव करनी है। अगर हम ये यहाँ प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे पहले टू प्रूफ, हमने प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी वेक्टर है, ये डायग्राम से आप देखें यहाँ, जैसे मैंने आपको समझाया कि ए बी वेक्टर जो है वो डी सी के इक्वल होनी चाहिए। डायरेक्शन दोनों की एक तरफ होनी चाहिए और आमने सामने वाली, यानी कि ये साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है, ये साइड इसके इक्वल, और डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो ए बी इक्वल टू डी सी होगा। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। और इसमें बी सी इक्वल टू ए डी होगा, यानी बी सी वैक्टर जो है वो आपके पास ए डी वैक्टर के इक्वल होना चाहिए। तो ये आप कैसे प्रूव करेंगे? ये जो आपको पॉइंट्स गिवन हैं, इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके वैक्टर्स निकालें और ये प्रूव कर लें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ए बी से करते हैं, ए बी और डी सी को देख लेते हैं कि वो क्या होंगे। तो सबसे पहले आप देखें ए बी वैक्टर आपके पास क्या होता है। ये होता है बी पॉइंट्स में से ए माइनस कर दे, तो बी आपके पास ये था, ठीक है, इसमें से आपने माइनस कर दिया ए, ये, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखें, -11/2 -1, ठीक है, ये माइनस है, 0 -11/2। तो इसका रिजल्ट हमारे पास जो आ रहा है वो लिख देते हैं हम। ये पहले आप देख लें कि -11/2 -1 है ना, तो इसको सॉल्व करने का कोई मेथड जिस तरह आप फ्रैक्शन में करते हैं कि डिनोमिनेटर आप सेम कर दें। ठीक है, 2 -11 -2 हो जाएगा, तो 11 और 2 -13/2। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, -13/2 होगा और दूसरा -11/2 था। तो ये आपका ए बी वैक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर के पॉइंट्स हैं, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, -13/2 ये आई है, और यहाँ पे माइनस आएगा, -11/2 जे, ये आपने ए बी वैक्टर फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना था, ए बी के बाद डी सी, ताकि ये इसके इक्वल आ जाए, ये हमने प्रूफ करना है। तो सी के पॉइंट्स में से डी माइनस करना है, तो सी लिख लेते हैं पहले, 1/2 -6, और इसमें से आपने डी माइनस किया तो 7 -1/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 1/2 -7 हो जाएगा, पहला नंबर पहले के साथ सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -6 -1/2। तो इसको सॉल्व कर लें, ये भी उसी तरह से आप करें, 1/2 -7 के साथ भी 2 मतलब डिनोमिनेटर हमने सेम किया है। ओके, तो ये -13/2, ये आपके पास -13/2 आ रहा है सॉल्व होके। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर -6 + 1/2 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो 2 -12 + 1, तो ये आपको देगा -11/2, ये आ जाएगा। तो -11/2 आपके पास तो सिंपल सा तरीका, आप इसको जो है वो कैलकुलेटर पे भी फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये आ गया। अच्छा, अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, -11/2 जे, तो डी सी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड। यहाँ आपके पास क्या प्रूव्ड हो रहा है कि ए बी वेक्टर जो है वो डी सी वैक्टर के इक्वल है। ठीक है, आपके पास ए बी वैक्टर का -13/2 आए और -11/2 जे, तो ये भी यही है, -13/2 आए -11/2 जे। तो एक चीज़ तो आपने प्रूव कर ली। तो ठीक है, नेक्स्ट आपके पास था फॉर सेकंड बी बताना है आपने कि बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी। तो इसके लिए भी हम देखते हैं कि सबसे पहले बी सी वैक्टर निकालें, इसमें सी के पॉइंट्स पहले लिख लें। ठीक है, जो हमने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं ना, आपने वहीं से देखना है, ये सी पॉइंट्स ये थे। तो 1/2 -6 में से आपने माइनस कर देना है बी के पॉइंट्स को। तो अगर आप ये साइन की गलती ना करें और वेक्टर सही निकालें तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। यहाँ देखें 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 11/2, नेक्स्ट आ जाएगा -6 -0। तो इस तरह से जो पी सी वैक्टर है आपके पास आ जाएगा 2, ये 12/2 हो जाएगा, और -6, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये आ गया 6 -6। और इसको भी हम वेक्टर की फॉर्म में स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। जो हमारे पास बी सी वेक्टर आ गया है वो ये देखिए 6 -6 है ना, तो 6i -6j। अच्छा, नेक्स्ट आपका था ए डी वेक्टर, तो डी के पॉइंट्स में से ए माइनस का, तो डी के पॉइंट्स आपके पास क्या थे वो लिख लें। डी था 7 -1/2, और इसमें से हमने ए माइनस कर दिया, ये आपके पास आ गई। बस यहाँ से आपने अपनी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी करनी है और इसके बाद ए डी वेक्टर आ जाएगा। तो 7 -1 वो -1/2 -11/2, ये आपके पास 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 -12, तो ये 6 -6 ये आ गया। इसको भी आई जे में लिख लें तो ये आ गया। ठीक है,
तो ऑल्सो प्रूव्ड, ये भी आपके पास प्रूव्ड हो गया कि जो बी सी वैक्टर है वो ए टी वैक्टर के इक्वल है। देखें ये बी सी आपके पास ये आया था 6i-6j, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6i-6j, और ये ए डी अभी हमने फाइंड आउट किया 6i-6j। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ से पता चला कि जो ए बी सी डी है इज आ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम की दोनों कंडीशंस इसके ऊपर प्रूव कर दिया। बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ये हमने प्रूव किया था। ठीक है, डी सी, तो ये दोनों हमने प्रूव करके बताया कि ये पैरेललोग्राम